नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल वर्स में। दोस्तों, वेस्ट एशियन रीजन में एक बार फिर से शांति आई है, लेकिन सिर्फ फिलहाल के लिए। ओल्ड मैन का जो वॉर था, अ सीज फायर हैज बीन अनाउंस्ड। ईरान में आयतुल्ला खमेनी, इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू, यूएस की तरफ से ट्रंप ने भी एंटर किया था। यूएस ने इसराइल के 3 लोकेशंस पे B2 बंकर बस्टर्स गिराए थे। तो चलिए आज समझते हैं कि इस 12 दिनों के युद्ध में जहां पे एक सीज फायर अनाउंस किया गया, मैं कहूंगा ये जो 12 दिनों का युद्ध था, इट वॉज मेनली द वॉर ऑफ ओल्ड मैन, बट जहां पे जवान लोगों ने बिल चुकाया। तो चलिए समझते हैं इस पर्टिकुलर युद्ध में किसने क्या अचीव किया, क्योंकि हर एक पार्टी यहाँ पे कॉल कर रही है कि आई वन, सीज फायर इज बेस्ड ऑन माई टर्म्स। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो अनाउंस किया कि उन्होंने मीडिएशन किया और उनकी वजह से मिडिल ईस्ट में शांति है। तो चलिए जानते हैं व्हाट इजराइल अचीव्ड, व्हाट ईरान डिड ईरान सेफगार्ड इट्स न्यूक्लियर स्टॉकपाइल, एंड व्हाट डिड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अचीव। जैसे कि मैंने आपको बताया, ईरान और इसराइल का सीज फायर हुआ और इस चीज को जल्दी से अनाउंस कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल पे, जहां पे ट्रंप ने दोनों पार्टीज को फटकार लगाई। इनफैक्ट ट्रंप ने बड़ी ही जल्दी से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले अनाउंस किया कि उनकी मीडिएशन की वजह से 2 देशों के बीच, ईरान और इसराइल के बीच सीज फायर हो चुका है। लेकिन सीज फायर होने के बाद भी ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए इसराइल की तरफ से मिसाइल्स दागी गई ऑन इसराइल ऑल्सो, लेकिन ईरान ने डिनाई किया, उन्होंने अटैक किया था। तो सवाल अभी भी है कि इसराइल पे एंड में लास्ट 24 आवर्स पे किसने मिसाइल दागी थी। बट इस पूरे मिसाइल रिटेलिएशन से डोनाल्ड ट्रंप वाज वेरी एंग्री एंड ही लॉस्ट हिज कूल, जहां पे ऑन टीवी, ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो, ऑन सोशल प्लेटफॉर्म ही डिड यूज द एफ वर्ड, जिसकी वजह से इस पूरे विषय के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी होने लगी थी। चलिए इस डिस्कशन में समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या और किसने क्या अचीव किया। अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि इसराइल और ईरान ने इस वॉर में अनाउंस किया है सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या है? युद्ध फिलहाल के लिए रुका है। द फायरिंग हैज बीन सीज्ड फ्रॉम बोथ द साइड्स। बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर है इन द वेस्ट एशियन रीजन। इनफैक्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने बताया कि 12 डेज का वॉर बिटवीन इसराइल एंड ईरान, इट सीम्स टू बी ओवर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर नाउ, यानी कि अभी के लिए ये एंड हुआ है करके। मीनवाइल इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के जो हेड है, उन्होंने अपनी अपनी तरफ से क्लेम किया कि हम लोगों ने सीज फायर अनाउंस किया है हमारे खुद के टर्म्स पे। इसका मतलब क्या है? हमारे टर्म्स पे हम लोगों ने जीता, इस तरह की एक अनाउंसमेंट्स के साथ सीज फायर घोषित किया गया। अब इस युद्ध के दौरान 12 दिनों में हुआ क्या? पहले इसराइल ने बिगिन डॉक्ट्रिन के अंडर ईरान के ऊपर अटैक किया। उन्होंने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर सरफेस अटैक किया। लेकिन सबसे बड़ा इस युद्ध में जो ऑब्जर्वेशन हुआ, जहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 3 लोकेशंस पे ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, फर्दो में, नतांज में और इस्फहान में बंकर बस्टर्स फायर की। B2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल किया इतने बड़े स्तर पे पहली बार। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहले बंकर बस्टर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। दे हैड यूज्ड GBU बॉम्ब्स इन अफगानिस्तान केव्स ऑल्सो, लेकिन यहाँ पे वेस्ट एशियन रीजन में ईरान पे पहली बार आफ्टर डेकेड्स United States of America has entered directly, and this goes against the principle of election rhetoric जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस एजेंडा पे इलेक्शन को लड़ा था, जहां पे उन्होंने बोला था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हम अननेसेसरी वॉर से बाहर लाएंगे, हम वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज एंटर्ड द वॉर। नाउ क्वेश्चन कम्स, व्हाट डिड ईच पार्टी अचीव? तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसराइल के बारे में। इसराइल ने बहुत लंबे समय से क्लेम किया है कि ईरान उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। अब एग्जिस्टेंशियल थ्रेट क्यों है? क्योंकि दोनों के बीच आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। ईरान इज अ मच बिगर कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स को गेन कर लेगा तो इट विल बी एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू इसराइल। ये इसराइल का आर्गुमेंट है और कई सालों से ये चलता हुआ आता है। इसराइल अभी नहीं, इनफैक्ट 1980s से कई बार इस चीज़ की अनाउंसमेंट की है कि इसराइल इज़ वेरी क्लोज टू न्यूक्लियर वेपन, और इस तरह के मीडिया रिपोर्ट्स, इस तरह के रेटोरिक भी डेवलप करते हैं। लेकिन पहली बार एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ 13 जून 2025 को, जहां पे इसराइल ने रेड लाइन को क्रॉस किया और उन्होंने सरफेस अटैक्स किए नतांज फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट में और
इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में। और जैसे इसराइल ने अटैक किया तो ईरान ने भी रिटेलिएट किया। ईरान की कई सारे मिसाइल्स इसराइल के आयरन डोम ने रोके, लेकिन ईरान की तरफ से भी जो मिसाइल अटैक्स हुए, इट डिड डिस्ट्रॉय मेनी बिल्डिंग्स, मेनी इंस्टॉलेशंस इन इसराइल एज वेल। अब इसराइल का जो ऑपरेशन था, उस ऑपरेशन के अंडर उनका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ईरान के खिलाफ इन्होंने जो एक्शन लिया, अब इसमें इन्होंने अचीव क्या किया, मीडिया रिपोर्ट्स कोई पुष्टि नहीं देती है कि यहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन खत्म हुए हैं कि नहीं, लेकिन हम लोग कह सकते हैं इसराइल अभी शॉर्ट टाइम के लिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे भी उनकी लड़ाई चल रही थी। ईरान के ऊपर भी उन्होंने अटैक किया, रिटेलिएशन होना था, उन्हें पता था, लेकिन जो मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई चल रही थी, जैसे कि यमन में हौदीस है, गाजा में हमास है, लेबनान सी की तरफ से हिजबुल्लाह है, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं कह सकता हूं कि ईरान के जो प्रॉक्सीज है उनका पावर कहीं ना कहीं इसराइल ने कम किया है। तो यहां पे इसराइल आउटराइट विक्ट्री तो क्लेम नहीं कर सकता है, लेकिन जो प्रॉक्सीज इस्तेमाल करते थे ईरान, उनको कहीं ना कहीं वीक कर दिया है और डायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक भी किया है। सो दिस इज व्हाट दे अचीव एज ऑफ नाउ। दूसरा प्रश्न उठता है ईरान की तरफ से, ईरान में क्या उनका न्यूक्लियर स्टॉक डैमेज हो चुका है? इसराइल कहता है कि उन्होंने सिग्निफिकेंटली ईरान के न्यूक्लियर टारगेट्स को, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया और उन्हें कई साल उन्हें पीछे भेज दिया है। अब ये क्लेम सही है या नहीं अभी नहीं पता है, क्योंकि सैटेलाइट फोटोग्राफी तो बताती है कि मिसाइल्स ने उनके मार्ग को हिट किया। केवल इसराइल ने ही नहीं, यूएस ने जो बंकर बस्टर्स भेजे थे उसके भी जो सैटेलाइट इमेजेस आए, उससे लग तो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम कंप्लीटली खत्म हो चुका है। At this point of time, nobody, literally no one can claim that they have completely damaged Iran's nuclear प्रोग्राम। इवन IAEA जो है उनकी तरफ से भी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अब इसके लिए हमें ऑन साइट इंस्पेक्शंस करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्या ईरान इस चीज को अलाउ करेगा, सवाल जरूर उठता है। इसके अलावा ऑलरेडी जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अटैक तो किया 3 लोकेशंस पे, लेकिन यूएस फेल्ड टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स। ये यूएस की ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बताया। इनफैक्ट ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातोल्ला खोमेनी, उन्होंने खुद को बचाने में काफ़ी सक्सेसफुल रहे। अगर आप देखें, ईरान केवल अपना न्यूक्लियर स्टॉक डिफेंड नहीं कर रहा था, खुद को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। यानी कि जो ईरान का रेजिम है अंडर अयातोल्ला खामेनी, उनके ऊपर ही डेंजर था। जो जब युद्ध चल रहा था उसमें ये बताया गया कि जो सुप्रीम लीडर है वो कहीं पे बंकर में छुपे हुए हैं। उन्होंने युद्ध जब सीज फायर हुआ, उन्होंने युद्ध में जब सीज फायर की अनाउंसमेंट हुई, वहाँ पे पहली बार स्टेटमेंट दिया, और स्टेटमेंट में भी उन्होंने फिर से वही रेटोरिक रन किया जहाँ पे उन्होंने वाव किया कि हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे, यूएस को नहीं छोड़ेंगे, यूएस हैज़ टू पे। इस तरह की चीज़ें ज़रूर हुई। अब इस पूरे युद्ध में ईरान ने क्या अचीव किया? हम कह सकते हैं ईरान ने अपना न्यूक्लियर स्टॉकपिल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं सेफगार्ड रखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू IAEA 408 kg का एनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है, विच इज़ अबाउट 60% एनरिच्ड। उसको और एनरिच करना पड़ेगा, वेपन्स बनाने के लिए कम से कम 90% एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन IAEA की रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार 408 kg का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उससे 9 न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है ईरान। इस तरह की रिपोर्ट ज़रूर आई थी। तो उन्होंने अपना न्यूक्लियर स्टॉकपाइल कहीं ना कहीं शायद बचाया हुआ है। दूसरा है कि जो ईरान की रेजिम है वो अभी फ़िलहाल के लिए खुद को बचा पाई है, क्योंकि रेजिम चेंज की बात हो रही थी। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी अनाउंस किया था कि हमें रेजिम चेंज करना है, या फिर ईरान के लोग खुद रिवोल्ट करें और रेजिम को बदलें। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो सीधे धमकी आई थी कि हम खामेनी को असैसिनेट करेंगे, इस तरह की चीज़ें। सो द रेजिम इज सर्वाइविंग राइट नाउ। ईरान का रेजिम सर्वाइव हो रहा है, तो वो उसके लिए मैं कहूँगा एक छोटा सा सर्वाइवल पॉइंट ज़रूर रहेगा। अब क्वेश्चन उठता है यूएस ने क्या अचीव किया। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अभी तक 1967 हो गया, 1973 में जब पहले युद्ध हुए थे वहाँ पे उन्होंने कभी खुद को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसराइल को काफ़ी मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, लेकिन पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान में डायरेक्टली एंटर हुआ है। और बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा, थैंक यू फॉर स्टैंडिंग अलॉन्ग साइड इसराइल। बट दिस goes against the principle on which Donald Trump fought the election। जैसे
ट्रंप का जो डिसीजन था जिससे ईरान को बॉम्ब करना है, तो यूएस डायरेक्टली मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो गया। ये उनके इलेक्शन रेटोरिक के खिलाफ जाता है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि यूएस ने यहाँ पे कुछ अचीव किया क्या? प्राइमा फेसी यूएस अनाउंस करता है कि, इनफैक्ट ट्रंप ने अनाउंस किया कि उन्होंने कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर दिया है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बट उसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। हाउएवर, ईरान की तरफ से एक रिटेलिएशन भी जरूर आया। जिस तरह सीजफायर अनाउंस किया गया, आपने देखा होगा कि यूएस के बंकर बस्टर्स अटैक के बाद ईरान ने भी कुछ मिसाइल्स दागे कतार में जो यूएस बेस है वहां पे। अगेन कुछ लाइफ लॉसेस नहीं हुई, कैजुअलिटीज नहीं हुई, इस तरह का पता चला, लेकिन कहीं ना कहीं दीज वर फेस सेविंग मेजर्स। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी, उन्होंने फर्स्ट कमेंट्स में, जब सीज फायर अनाउंस हुआ उसके बाद फर्स्ट कमेंट्स में उन्होंने बताया कि ईरान डिलीवर्ड हेवी स्लैप टू यूएसएस फेस। और ये भी उन्होंने वार्निंग दी कि देयर माइट बी फर्दर अटैक्स ऑन अमेरिकन बेसिस अगर वॉर कंटिन्यू होगा। सो इससे यूएस, इट डिड नॉट अचीव कंप्लीटली वॉट एवर दे इंटेंडेड। आयतुल्ला खामेनी इज स्टिल अलाइव। न्यूक्लियर प्रोग्राम और द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल, इट हैज बीन सेफगार्डेड। इनफैक्ट ईरान रिटेलिएटेड अगेंस्ट यूएस इटसेल्फ। हाँ, एक चीज जरूर यूएस ने अचीव किया, जहां पे उन्होंने अपनी यूएस B-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर्स की ताकत जरूर बताई। ऑल्दो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बंकर बस्टर्स अभी सेल नहीं कर रहा है, इस तरह की कोई रिपोर्ट्स नहीं आई है, बट गोइंग इनटू फ्यूचर वी माइट एक्सपेक्ट मेनी कंट्रीज, मेनी अदर पार्टीज who would be interested in buying such arms and ammunition, especially the bunker buster. इसके अलावा एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि यूएस ने अचीव किया, वो एक बदलाव हो सकता है ईरान में। क्योंकि ईरान के अभी जो सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला खामेनी, उन्होंने पहला एड्रेस तो दिया, लेकिन जब वो वापस ईरान को देखेंगे, शायद वहां पे एक चेंज हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की डेवलपमेंट आई, युद्ध के दौरान ही जो पहलवी डायनेस्टी के अभी सक्सेसर है रेजा पहलवी, जिनको डिस्पोज किया था आयतुल्ला खामेनी ने, उनके जो सन है, उन्होंने कॉल किया एट रेजिम चेंज्ड। नॉट जस्ट पहलवी बट एक्साइल्ड ईरानियंस भी कह रहे हैं कि ईरान की जो रेजिम है, ईरान का जो पावर है, उनकी अभी शक्ति वीकन हो रही है और दे आर रेडी फॉर अ न्यू फ्यूचर। सो पॉसिबली रेजिम चेंज is something, or at least the talk of a regime change is something that has been achieved, and this would be a small victory for United States of America. regime change होगा नहीं होगा ये तो आगे पता चलेगा। डिस्कशन में हमें ये जरूर चर्चा करने की जरूरत है कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। देयर माइट बी 3 पॉसिबल पाथ्स फॉर फ्यूचर। पहला पाथ तो वॉर का है। अब वॉर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए, जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, जिस तरह इजराइल ने, यूएस ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, यूनिलैटरली अटैक हुआ, और कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक सपोर्ट या फिर दूसरा जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट है वो नहीं आया। केवल रिटोरिकल स्टेटमेंट ज़रूर आए रशिया की तरफ से। रशिया ने यूएस को क्रिटिसाइज़ किया ओवर ईरान स्ट्राइक्स, चाइना ने क्रिटिसाइज़ किया, बट स्ट्रेटेजिक सपोर्ट कंप्लीटली नहीं आया। अब इससे हो क्या सकता है कि ईरान की जो धारणा है कि हमें बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत है, वो और भी स्ट्रांग हो सकती है। ब्रह्मा चलाने भी यही कहते हैं कि यूएस एंड इजराइल स्ट्राइक्स on Fardo, Natanz and Isfahan, they undermine the international order, they undermine IAEA, they undermine the nuclear non-proliferation treaty, और एक बहुत ही डेंजरस मैसेज सेंड करता है दूसरे स्टेट्स के लिए कि बचने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी तेज़ हो सकता है, जिससे आगे चल के युद्ध हो सकता है। इस तरह का एक हम लोग अनुमान ज़रूर लगा सकते हैं। इसके अलावा ऑलरेडी ईरान का जो स्टांस आया है, ईरान पार्लियामेंट हैज़ टेकन अ बिल टू एंड इट्स टाइज विथ IAEA, तो आगे चल के इंस्पेक्शन की हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। दूसरा एक पाथ है, वो है सीज फायर होल्ड होने का। अभी फिलहाल तो ये जो फ्रेजाइल सीज फायर है अमॉन्ग द ओल्ड मैन, इट इज स्टिल होल्डिंग अप। सो लेट्स सी हाउ लॉन्ग डज इट होल्ड अप। लेकिन एक पॉसिबल बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, पॉसिबल नेगोशिएशंस इन फ्यूचर। अब यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से अनाउंसमेंट आया कि दे आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू एनी नेगोशिएशंस। आप जानते हैं कि पहले JCPOA था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने ही रेनेक्ट किया था 2018 में। तो शायद उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। इनफैक्ट हम लोगों ने रिसेंटली न्यूज़ देखा कि टॉप यूरोपियन लीडर्स या फिर टॉप यूरोपियन
जो डिग्निटरीज थे उन्होंने ईरान के डिप्लोमेट से बातचीत की, तो शायद आगे चल के नेगोशिएशन, शायद आगे चल के टॉक्स के बारे में हम लोग ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। अगर टॉक्स हुई, नेगोशिएशंस हुई, तो उसमें ईरान को नई डील दी जा सकती है, प्रोवाइडेड वो अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम को रोके। बट एज ऑफ नाउ थिंग्स सीम एट अ लॉक जैम, जहाँ पे ईरान माइट नॉट ट्रस्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन यूरोपियन लीडर्स या फिर यूरोपियन यूनियन यहाँ पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है एज अ नेगोशिएटर, एज अ मीडिएटर। नॉट जस्ट यूरोपियन यूनियन, बट देर माइट बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना एंड रशिया ऑल्सो to this negotiating table, where we might look at a new kind of nuclear deal for Iran. So let's wait and watch what exactly would happen, क्योंकि तीनों पॉसिबिलिटीज है, युद्ध भी पॉसिबल है, सीज फायर होल्ड होना अभी फिलहाल तो होल्ड हो रहा है, और नेगोशिएशन इज समथिंग विच इज मोर लॉजिकल कंक्लूजन दैट वी कैन थिंक। आगे इसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो विल हैव अ डिस्कशन ऑन राहुल वर्स फॉर श्योर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू चैनल। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम @rahulsai222 पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।